हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में मैथ्स पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है ये बताना है। विकल्प दिए गए हैं, प्रक्रियात्मक ध्येय, स्वव्यवस्थितता ध्येय, सामाजिक ध्येय, विषयात्मक ध्येय। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, सुव्यवस्थितता ध्येय। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 में सम्मित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। विकल्प ए मोतियों की माला, विकल्प बी बिंदु सीट, विकल्प सी गिनतारा और विकल्प डी द्विमुखी पटल। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, बिंदु सीट। इसे ही डॉट पेपर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है। विश्लेषण और संप्रेषण में। विकल्प बी वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो। विकल्प सी है वे समस्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो। विकल्प डी मित्रों को सहयोग देने में। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, विश्लेषण और संप्रेषण में। अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो कौन सी इसको समस्या है ये बताना है। विकल्प ए लेखन अक्षमता जिसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। विकल्प बी गणितीय अक्षमता जिसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। विकल्प सी दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता और विकल्प डी पठन अक्षमता जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं। तो संख्याओं से संबंधित है, गणित से संबंधित है, इसलिए डिस्कैलकुलिया। गणितीय अक्षमता जो होती है उसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं, तो शिक्षार्थी को डिस्कैलकुलिया है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। विकल्प ए मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए। विकल्प बी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए। विकल्प सी मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए और विकल्प डी शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। विकल्प ए आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। विकल्प बी कोई दो संख्याएं लिखिए जिसका गुणनफल 45 हो। विकल्प सी है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए और विकल्प डी है 15 गुणा 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है कि आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, क्योंकि 15 से 3 को गुणा करने के लिए कई तरीके हैं कि 15 को 3 बार जोड़ दिया जाए, 3 को 15 बार जोड़ दिया जाए, या 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा जाए और 3 का पहाड़ा 15 बार पढ़ा जाए। तो ये खुला अंत वाला प्रश्न हो गया, इसलिए इसका ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के कुछ शिक्षार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है। विकल्प ए गणित में रुचि का अभाव। विकल्प बी अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ। विकल्प सी शून्य के महत्व की समझ का अभाव और विकल्प बी पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। विकल्प ए उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। विकल्प बी उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। विकल्प सी है वह आकर्षण और रंगीन होनी चाहिए और विकल्प डी वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न में देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए गलत। मोटी और बड़ी होने से कोई पुस्तक अच्छी नहीं बन जाएगी। वह आकर्षण और रंगीन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी कभी पुस्तकें जो हैं वो कलर्ड नहीं होती हैं,
विकल्प बी में क्या लिखा है, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होनी चाहिए, ये भी गलत है। बहुत से अभ्यास नहीं होने चाहिए, बहुत से अभ्यास तो होने चाहिए परंतु उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए, ये विकल्प सही है। केवल बहुत से अभ्यास से पुस्तक अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए इसका ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, वैन हीले के ज्यामिति स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। विकल्प ए स्तर 1 विश्लेषण, विकल्प बी स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, विकल्प सी है स्तर 3 औपचारिक निगमन और विकल्प डी स्तर 0 मानसिक चित्रण। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, स्तर 0 मानसिक चित्रण। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। विकल्प ए दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, विकल्प बी कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, विकल्प सी गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना और विकल्प डी गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह विभाजनात्मक अवस्था में है, विकल्प बी उपादान अवस्था में है, विकल्प सी संक्रियात्मक अवस्था में है और विकल्प डी परिमाणात्मक अवस्था में है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। विकल्प ए उच्चतर गणित के लिए तैयारी, विकल्प बी गणित के अमूर्त विचार जानना, विकल्प सी कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना और विकल्प डी विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है कि कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। विकल्प ए पंक्तिबद्धता, विकल्प बी गणना, विकल्प सी अंक लिखना और विकल्प डी संरक्षण। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, संरक्षण। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है पूछा है। विकल्प ए गुणनफल, विकल्प बी क्षेत्रफल, विकल्प सी आयतन और विकल्प डी गुणनखंड। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है। जो 3D शेप होते हैं उनमें आयतन पाया जाता है, लेकिन ये टाइल की बात हो रही है तो उसमें आयतन नहीं होगा और नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकल्प ए 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है, विकल्प बी एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है, विकल्प सी 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है और विकल्प डी 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। ये तो पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें सी विकल्प सही होगा कि 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर टैनग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। विकल्प ए मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, विकल्प बी स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, विकल्प सी संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में और विकल्प डी परिकलन कौशलों के संवर्धन में। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। विकल्प ए भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, विकल्प बी वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, विकल्प सी दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास और विकल्प डी मानक परिकलन प्रणाली से संबंध से संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, वर्गीकृत
आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। अगला प्रश्न है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। विकल्प ए, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। विकल्प बी, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। विकल्प सी, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। और विकल्प डी, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक गणित के संप्रत्यय को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती हैं, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती हैं और उन्हें चर्चा में शामिल करती हैं। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? विकल्प ए, गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। विकल्प बी, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। विकल्प सी, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। और विकल्प डी, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है कि एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती हैं। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने के लिए भी कहती हैं। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। विकल्प ए, कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल। विकल्प बी, परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। विकल्प सी, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। और विकल्प डी, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। प्रश्न में क्या लिखा है कि वह हल तो सही बताती है परंतु व्याख्या नहीं कर पा रही है। तो इसमें डी विकल्प सही होगा कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता। वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही है, लेकिन उसका उत्तर सही है, इसलिए इसका डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। विकल्प ए, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान कराना। विकल्प बी, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना। विकल्प सी, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। और विकल्प डी, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। विकल्प ए, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। विकल्प बी, सामान्य त्रुटियों को पहचानना। विकल्प सी, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। और विकल्प डी, विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक स्थिति। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना। अगला प्रश्न है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि। विकल्प ए, वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। अगला विकल्प है, वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। विकल्प सी, वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। और विकल्प डी, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? विकल्प ए, विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ। विकल्प बी, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल। विकल्प सी, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता। और विकल्प डी, गणित में गणना के कौशल तथा गति। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, गणित में गणना के कौशल तथा गति। अगला प्रश्न है, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास, विकल्प ए में लिखा है, अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। विकल्प बी है, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। विकल्प सी, संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और विकल्प डी, बिना समय लगाए सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। जैसा कि एनसीएफ 2005 में बताया गया है, उसी हिसाब से ये विकल्प इसका सही है।
कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता? विकल्प ए, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते। विकल्प बी, इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। विकल्प सी, दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि प्रदर्शित करके। और विकल्प डी, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही होगा, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करके प्रमाणिक मापों के बाद करना। विकल्प बी, अप्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। विकल्प सी, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। विकल्प डी, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। अगला प्रश्न है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? विकल्प ए, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा ड्रिल कार पत्रक। विकल्प बी, सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची। विकल्प सी, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची। और विकल्प डी, क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और कॉमा परियोजना। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और परियोजना। अगला प्रश्न है, गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? विकल्प ए, टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। विकल्प बी, संख्या चार्ट, कंप्यूटर जियो बोर्ड। विकल्प सी, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर जियो बोर्ड। और विकल्प डी, कंप्यूटर संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। अगला प्रश्न है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु 8-9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं? विकल्प ए में लिखा है वर्गीकरण, प्रतिवर्तीयता, अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तीयता, अनुपातिक विवेचन। और विकल्प सी, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन। और विकल्प डी, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तीयता। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तीयता। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 के शिक्षक ने एक विद्यार्थियों को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिसमें पेन, रबड़, शॉर्पनर का संग्रह था। विद्यार्थियों ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शॉर्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थियों को गणना के किस सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? इसके विकल्प आगे दिए गए हैं। विकल्प ए में लिखा है अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। विकल्प बी, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत। विकल्प सी, एकेकी संगतता सिद्धांत। और विकल्प डी, अमूर्तन सिद्धांत। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, अमूर्तन और असंगत क्रम का सिद्धांत, इसी में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को संकल्पना कैसे समझाएंगे? विकल्प ए विकल्प इस तरफ लिखे हैं, हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। विकल्प बी, स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। विकल्प सी, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। और विकल्प डी, उन्हें बताएंगी कि यह गलत है, फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। अगला प्रश्न है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा गया है, मतलब गलत बताना है। तो विकल्प ए में लिखा है प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। विकल्प बी, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। विकल्प सी, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। और विकल्प डी,
प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है कि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, क्योंकि प्रतिचित्रण तो गणित पाठ्यक्रम का भाग है और इससे तथ्य और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, और इसमें गलत पूछा गया है, तो इसलिए इसका सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? विकल्प ए प्रतिरूप, जिसे पैटर्न कहते हैं, विकल्प बी कोण, विकल्प सी सममिति और विकल्प डी चौपड़। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, तो इसमें कोण से अभी कोई संबंध नहीं होता है, तो इसलिए बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में। विकल्प बी है गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। विकल्प सी गणित को आनंददायक बनाने में। और विकल्प डी समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, बी और सी, इसमें से बताने हैं कौन से विकल्प सही है। तो गणित में खेल और पहेलियों के बारे में पूछा गया है, तो ए भी सही है। गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित के प्रतिदिन विचारों में संबंध स्थापित करने में सही है। गणित को आनंददायक बनाने में, ये भी सही है। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, ये भी सही है। चारों विकल्प सही है और चारों विकल्प सही बी में दिए गए हैं, ए बी सी डी, इसलिए इसका बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? विकल्प ए कागज मोड़ने के प्रयोग से, विकल्प बी पैमाने के प्रयोग से, विकल्प सी जियो बोर्ड के प्रयोग से और विकल्प डी आलेख या ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है। जो ग्राफ पेपर आता है उस पर बनाकर हम बच्चे को समझा सकते हैं कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विकल्प ए गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। विकल्प बी गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। विकल्प सी समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। विकल्प डी तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो उद्देश्य नहीं है पूछा गया है, इसलिए ए विकल्प सही होगा कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। अगला प्रश्न है, प्रश्न तो यही समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।